हर कोई एक मेजर रेप इंसिडेंट के बाद इंडिया में प्रोटेस्ट चलता है, जिसमें डिमांड होता है कि रेपिस्ट को पब्लिकली लिंच किया जाए या फिर उसको हैंग किया जाए। तो इसका पूरा दोष ये सरकार और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाता है। 27 में से ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ जब एक लड़की को 4 लड़के और एक लड़की के द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट और ब्रूटली टॉर्चर करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसमें आसाम एंड मेघालय पुलिस के द्वारा ट्रैक करने से वो वीडियो बैंगलोर से अपलोड किया गया था और बैंगलोर पुलिस को जैसे इंटीमेट किया और बैंगलोर पुलिस के द्वारा उसी रिलेटेड में 7 आदमी को अरेस्ट किया, जिसमें वो लोग सारा का सारा बांग्लादेशी मिल गया और वो जो लड़की विक्टिम था वो भी बांग्लादेशी था, जिसमें पूरा का पूरा इलीगली इंडिया में रह रहा था और यहाँ पे ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था, जिससे बांग्लादेश से वो लड़की को भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लाया गया। तो यहाँ पे बांग्लादेशी काफ़ी इलीगल तरीके से इंडिया में घुस बैठते हैं, जिससे काफ़ी सवाल उठ चुका है ज़्यादातर वेस्ट बंगाल और आसाम में, जिसके तहत भारत सरकार CAA NRC लागू करने के लिए कोशिश में है, पर यहाँ पे कंटिन्यूसली विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पर ये CAA और NRC लागू करने से यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ तो बंद हो सकता है, पर यहाँ पे क्या रेप बंद हो सकता है? ट्विटर और काफ़ी सारा सोशल मीडिया में ऐसा हैशटैग हैंग रेपिस्ट और हैशटैग पनिशमेंट फॉर रेपिस्ट ट्वीट देखने को मिल रहा है, जिससे रेपिस्ट को हैंग करने से और वो लोग को जेल में डालने से क्या इंडिया में रेप का रेट कम हो सकता है? तो चलिए आज के वीडियो में यही रेप का रूट कॉज और उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या लाना चाहिए, चेंजेस क्या होना चाहिए सरकार के द्वारा, ये सारा चीज़ में बात करेंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के डेट में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा है कि रेप एक एक्सीडेंटल इंसिडेंट जैसा नहीं है, बल्कि ये एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक घटना में आता है। तो अगर हम लोगों को इसके साथ निपटना होगा तो हम लोग को प्राप्त प्रगति में चेंजेस लाना होगा। तो इसके लिए हम लोगों का ये रेप का रूट कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कॉज है आपका पैट्रियार्कल कल्चर सोसाइटी। जाहिर सी है कि इन सोसाइटी के अंदर में जो क्रिमिनल एक्ट्स जैसे ह्यूमन वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज, रेप जैसा जो एक्ट्स होता है, ये सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल पावर ही है की फैक्टर, और यही वजह से यहाँ पे लड़का और लड़की के बीच में एक बड़ा सा अंतर आता है, जिससे एक लड़का को यहाँ रेप करने में करेज मिल जाता है और लड़की को यहाँ पे जो विक्टिम रहेगा वो इसी में कमज़ोर बन जाता है। लेकिन सत्ता और बलात्कार के बीच में यही लिंक नहीं है। जब यहाँ पुराना व्यवस्था बदलने लगते हैं और पुराना पावर और स्टेटस खोने का संभावना होता है, तो उसी डोमिनेंस और सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप को जोड़ देने के लिए अक्सर ऐसा बलात्कार का सहारा लेते हैं। इंडिया में मेनली ये वाला केस यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे स्टेट्स में देखने को मिलेगा, जिसमें विक्टिम्स ज़्यादातर दलित रहेगा और जो बलात्कारी है वो जमींदार, सोशल डोमिनेट कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि सोसाइटी के अंदर में यहाँ पे कास्ट की, क्लास के हिसाब से यहाँ पे शोषण किया जाता है, राजनीति किया जाता है, जिसमें लोअर सोशल क्लासेस को शोषण करके यहाँ पे राजनीति किया जाता है, जिसके लिए ये बलात्कार होने का रीजन है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये एक मेन की फैक्टर रहेगा। पर सारा का सारा रेप केसेस ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे लोअर कास्ट लड़की और अपर कास्ट लड़का, मतलब कि यहाँ पे कास्ट डायमेंशन के नहीं होते हैं। पर यहाँ पे जितना भी रेप का विक्टिम रहेगा वो एक लड़की और बच्ची ही रहेगा, यानी कि एज बिटवीन 13 to 30 के बीच में रहता है। और माइनर रेप भी होता है जिसमें बिलो 13 का भी होता है। और यहाँ पे मेन रेप एक्यूज रहेगा वो मेल ही रहता है, यानी कि लड़का ही रहता है। जिससे आपका दूसरा नंबर का कॉज रहेगा आपका जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब कि आपका लड़का और लड़की के बीच में इक्वल पावर, इक्वल राइट ना होने की वजह से ये रेप्स काफ़ी होता है। और ये ना होने का मेन कॉज है आपका कस्टम्स एंड जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसका प्रैक्टिस। इसकी वजह से यहाँ पे वही प्रैक्टिस करते आ रहा है आज की सोसाइटीज़ में, जिसकी वजह से लड़का और लड़की के बीच में ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जिसमें लड़का को बाहर का काम करना है और लड़की को घर का अंदर का काम ही करना है। लड़का को रात में घूम सकते हैं, लड़की को रात में घूमना नहीं है। और लड़का लोग स्कूल जा सकते हैं और यहाँ पे लड़की लोग स्कूल जाने का अलाउ नहीं करते हैं, जिसका ये पुराना कस्टम्स एंड प्रैक्टिस की वजह से आज के डेट में वही ख्यालात में है ये सारा सोसाइटी में, जिसका मेन रीजन है ये रेप। और कंटेम्प्रेरी कल्चर में आपका सोशल और पॉलिटिकल का जो बिलीफ रहेगा और जो शोषण रहेगा उसके हिसाब से चलते रहेगा, जिसमें आपका जो सोशली और पॉलिटिकली नॉर्मल पीपल को यहाँ पे दबाव में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे लड़की लोग को स्कूल ना भेजना और उसको घर के अंदर में सीमित रखने की वजह छोटे बच्चे से वो लोग को पैसिव, केयरिंग, ओबीडिएंट और डिपेंडेंट होना सिखाते हैं उसके घर में। तो उसी हिसाब से बच्चे से लड़की लोगों को वही मेंटेलिटी में रखते हैं और लड़का लोग को भी वही मेंटेलिटी में बड़ा करते हैं, जिसमें एक लड़की एक पावरलेस क्रिएचर जैसा मानते हैं और
और वहाँ पे दबाव में रखने की कोशिश करते हैं ये सारा सोसाइटी में, जिससे यहाँ पे लड़के लोग लड़की को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ना कि एक फुल इंडिविजुअल, जिसके कारण ये सारा रेप हो जाता है। और थर्ड का जैसे आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें आपका माइग्रेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ये रेप होता है। मतलब कि आपका जैसे रूरल एरिया से यहाँ पे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अर्बन एरियाज में, बहुत सारा रीजन से, जैसे जॉब्स होता है, एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो लोग माइग्रेट करना शुरू करते हैं अर्बन एरियाज में, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सोशल कंट्रोल लूज होता है और वहाँ पे सोशल गैप बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रूरल एरियाज मेंटेलिटी रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ रेप्स बढ़ना शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर इंडिया में एक ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला है ये रिसेंट 2-3 डिकेड में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल, जिसके कारण यहाँ पे वेस्टर्न आउटलुक और कॉन्सेप्ट एडॉप्ट करने में लगे हैं, जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये रेप होता है। और आपका फोर्थ कॉजेस है जो इम्पोर्टेंट है वो आपका इंडिविजुअल लेवल फैक्टर, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल रीजन की वजह से ये होता है, जिसमें रैपिस्ट कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस और एबनॉर्मलिटीज और सेक्स एडिक्ट और मेंटल इलनेस की वजह से ये रेप करता है। और लड़की को रिवेंज लेने से लेके यहाँ पे फैमिली के बीच में जो एक पर्सनल दुश्मनी होता है उसमें भी लड़की को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें लड़की को रेप करते हुए केसेस भी देखने को मिल रहा है। यहाँ इंडिया में जब ऐसा रेप केसेस मेनलाइन स्ट्रीम में दिखाता है तो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के द्वारा एक इमीडिएट एक्शन का डिमांड करते हैं। तो ऐसा ही इमीडिएट एक्शंस का लॉ डिमांड करने से क्या रेट ऑफ रेप्स कम हो सकता है? लॉज होना जरूरी है पर पनिशमेंट उसी को मिलना चाहिए जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन अक्यूज है उसी को मिलना चाहिए, ना कि एक बेगुनाह को। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा केसेस देखते हैं जहाँ पे बेगुनाह को पनिशमेंट मिलता है और यहाँ पे जो अक्यूज वो फरार हो जाता है और वो फ्रीली घूमते रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर में रायन इंटरनेशनल मर्डर केस तो सुना होगा आप लोगों ने, जिसमें एक बच्चे को जान चला जाता है स्कूल के अंदर में और वहाँ पे बस कंडक्टर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। वहाँ पे बस कंडक्टर कन्फेस भी कर देते हैं कि उसी ने मर्डर किया है पहले। तो यहाँ पे जैसे टाइम बीत जाता है तो और केस वहाँ पे सीबीआई को हैंड ओवर हो जाता है, तो वहाँ पे मेन अक्यूज होता है वही स्कूल का 11th क्लास स्टैंडर्ड का एक लड़का, जिससे यहाँ पे पुलिस को रिश्वत देके वो बस कंडक्टर को फंसाया जाता है। तो यहाँ पे अगर इमीडिएट एक्शंस का लॉज लाया जाएंगे तो यहाँ पे जैसे बस कंडक्टर का तुरंत उसका डेथ पेनल्टी मिल जाता है, पर यहाँ पे निर्दोष मर जाते हैं और जो मेन कल्प्रिट है वो फ्रीली घूम सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लॉज का ना होने का भी बहुत सारा रीज़न है। अगर यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के हिसाब से इमीडिएट एक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पे हैंग या फिर एनकाउंटर हो जाता है उसको जो निर्दोष है, और जो कल्प्रिट है जो मेन अक्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ हर एक केसेस में इंस्टेंट एक्शन देना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट जस्टिस होना ज़रूरी है ताकि अक्यूज को पनिश हो जाए, ना कि निर्दोष को। और सो एनकाउंटर और हैंग देम प्रोटेस्ट करके इमीडिएट एक्शन लेना ये रियल जस्टिस नहीं होगा। तो यहाँ पे इमीडिएट एक्शन जो है ये एक कैपिटल पनिशमेंट है जो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस रहेगा जिसको एक पब्लिकली सेटिस्फाई कर सकता है, पर यहाँ पे रेप्स कम नहीं होगा। इसीलिए 2012 निर्भया केस के बाद रेप लॉज में एक अमेंडमेंट लाया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें बताया गया है कि इंस्टेंट एक्शन में डेथ पेनल्टी एक इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इंडिया में ह्यूमन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन और उसका जस्टिस को लेके काफ़ी हालात ख़राब है। तो हर साल इतना रेप्स हो जाता है, उसको जस्टिस मिलना भी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे केसेस इतना है कि उसको ट्रायल्स और जस्टिस देने में सालों साल लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे मोर देन 92% केसेस विड्रॉ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केसेस काफ़ी लंबा चला जाता है, काफ़ी कॉस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली प्रेशर एक विक्टिम को मिलता है। तो इसकी वजह से ये केसेस विड्रॉ करना मजबूर हो जाता है। तो इसीलिए रेप का रूट कॉजेस में क्या सॉल्यूशन और क्या चेंजेस लाना है वो देखेंगे आप। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है आपका कस्टम्स, यानी कि सबसे बड़ा चेंजेस लाना होगा हम लोगों का सोसाइटी के अंदर में जो रेपिस्ट पैदा करता है, यानी कि जो ट्रेडिशनल कल्चर्स और कस्टम्स को चेंजेस लाना होगा। इसीलिए ये ट्रेडिशनल कल्चर्स और कस्टम प्रैक्टिस को हटाना होगा, ये रेप जिसका कारण होता है, और ना कि इसको सपोर्ट करें। तो ये सारा चीज़ हटने से यहाँ पे अल्टीमेटली रेप कम हो सकता है। सेकेंड रहेगा आपका जेंडर इक्वलिटी, जिसमें आपका लड़का और लड़की के बीच में इक्वल राइट्स एंड इक्वल पावर रहेगा, जिसमें आपका लड़का लड़की को दबाव में नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे लड़की को इतना पावर रहेगा जितना लड़का का पास पावर रहता है। तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी में चेंजेस लाएंगे तो यहाँ पे रेट कम
ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। तो थर्ड सोल्यूशन है आपका पॉलिटिकल पावर में चेंजेस लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल मसल पावर काफ़ी यूज करते हैं ये सारा केस में, जिसके कारण ये सारा केस होता है। प्लस यहाँ केस होने के बाद ये सारा केस दब भी जाता है और इसमें जस्टिफाई भी नहीं मिलते हैं जो विक्टिम है। तो इंडिया में ऐसा केसेस भी देखने को मिलता है जहाँ पे अक्यूज को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलके यहाँ पे उसको सजा नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये सारा रेप और बढ़ने का चांसेस रहता है। तो ये पॉलिटिकल मसल्स पावर अगर यूज नहीं करेंगे तो इंडिया के अंदर में ये रेप ऑब्वियसली कम हो सकता है। फोर्थ सोल्यूशन रहेगा एजुकेशनल में रिफॉर्म लाना होगा, यानी कि लड़का और लड़की को दोनों को एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। और आपका फिफ्थ सोल्यूशन रहेगा पुलिस फोर्स का एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव लाना होगा ताकि ऐसा रेप ना बढ़े। तो यहाँ पे पुलिस फोर्स को अच्छे से ट्रेनिंग प्लस उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है और एविडेंस कलेक्शन कैसे करना चाहिए वो सारा चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे इंडियन स्टेट पुलिस का वैकेंसीज देखा जाएंगे आज के डेट में, तो यहाँ इतना सारा वैकेंसीज है जिससे स्टेट के द्वारा यहाँ पे फिलअप नहीं कर पा रहा है। तो नागालैंड एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे पूरा वैकेंसी फिलअप किया गया है, बाकी स्टेट में बहुत सारा वैकेंसीज है। तो ये सारा वैकेंसीज अगर फिलअप करेंगे तो यहाँ पे पुलिस फोर्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ये सारा चीज़ काम करने में। बस इतना ही नहीं, यहाँ पे जस्टिस भी देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे आज के डेट में अगर देखा जाएंगे तो पुलिस फोर्स में जो वैकेंसीज का हालत है सेम सिस्टम ये जुडिशियल सिस्टम में भी वही है। तो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम में भी इतना वैकेंसीज रहा है जो फिलअप करना बाकी है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सरकार के द्वारा ऐसा वैकेंसी फिलअप करना चाहिए ताकि हम लोगों को ऐसा जस्टिस जल्दी मिले। ये सारा केस इतना पेंडिंग है कि यहाँ पे जस्टिस देना बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसा वैकेंसीज अगर फिलअप करेंगे तो यहाँ पे जस्टिस थोड़ा जल्दी मिल सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हूँ जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितना है ये पुलिस फोर्स और जुडिशियल सिस्टम। अगर सरकार के द्वारा ये रूट कॉजेस में ज़्यादा ध्यान देंगे तो यहाँ पे शायद हम लोगों को ये रेप देखने को नहीं मिलेगा आने वाला दिन में, क्योंकि ये सब रेपिस्ट हम लोग का सोसाइटी के अंदर से बिलोंग करते हैं। तो इसमें एक दिन में बदलाव तो नहीं आएगा पर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को एनकाउंटर करना, किसी को हैंग करना, किसी को इमीडिएट एक्शन देना वो इमीडिएट जस्टिस नहीं होगा। तो यहाँ पे विक्टिम को असली जस्टिस नहीं मिलेगा बल्कि एक पब्लिक को इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारा सिस्टम सही से चलना होगा अक्यूज को लॉ के हिसाब से उसको सजा मिलने के लिए। तो इसका मेन रूट कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि ऐसा चेंजेस लाए थ्रू लॉज जिससे रेप कम हो जाए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।